पुलवामा जो हमला हुआ उसे दुखी होकर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे से रहा नहीं गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे जवानों की लाशों के ऊपर राजनीति करके चुनाव लड़ रहा, तो मैंने निश्चय किया था कि मैं बनारस में इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मैंने प्रयास किया। जब इसे लगा कि अब आपके सामने एक सच्चा सैनिक है, ये चौकीदार बन के फिर रहे, जब इनको लगा कि अब असली देश का चौकीदार आपके सामने आया है, तो धोखेधड़ी से उन्होंने मेरा पर्चा खारिज करा दिया। अगर दी हुए मुझे चुनाव लड़ने देते तो शायद आज वो सत्ता में ना होते। गोदी मीडिया का एक चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी को जो खुलासा भी हो गया कि पुलवामा हमला किस प्रकार से हुआ। इसी मामले को लेकर पुलवामा जो हमला हुआ उससे दुखी होकर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे से रहा नहीं गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे जवानों की लाशों के ऊपर राजनीति करके चुनाव लड़ रहा, तो मैंने निश्चय किया था कि मैं बनारस में इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मैंने प्रयास किया। जब इसे लगा कि अब आपके सामने एक सच्चा सैनिक है, ये चौकीदार बन के फिर रहे, जब इनको लगा कि अब असली देश का चौकीदार आपके सामने आया है, तो धोखेधड़ी से उन्होंने मेरा पर्चा खारिज करा दिया। अगर दी हुए मुझे चुनाव लड़ने देते तो शायद आज वो सत्ता में ना होते। लेकिन शायद देश के बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हम टीवी के माध्यम से शहीद शहीद चिल्लाते हैं, लेकिन जो हमारे सीआरपी के जो जवान भाई शहीद हुए, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं देता भारतीय संविधान के अनुरूप। भारतीय कानून उसको शहीद का दर्जा नहीं देता। यहां तक कि उसे पेंशन का अधिकार भी नहीं है। जो नेता सत्ता में बैठे हैं, कोई साल के लिए 2 साल के लिए उनकी आजीवन पेंशन, लेकिन दुर्भाग्य जो नरेंद्र मोदी के चारों तरफ उसकी सुरक्षा कर रहा है, जो अमित शाह गृह मंत्री उसकी सुरक्षा कर रहा है, उनको पेंशन तक नहीं है। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य। आज बात किसानों की जब आई है तो मैं इस सरकार को यहां से सीधी चेतावनी देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार, कान खोल के सुन ले, ये वही किसान है जो अंग्रेज दूसरे देश के थे, इतने साल से राज कर रहे थे, उनको भी नाको चने समा दिए थे। आप तो हमारे अपने हो। हमें समय नहीं लगेगा यहां से आपकी सत्ता को उखाड़ने में, लेकिन आपको मौका दिया जा रहा है कि आप समय रहते सुधर जाएं, बेहतर रहेगा, वरना वो दिन दूर नहीं है। इन पिताओं ने अपने बच्चों को एक आवाज दे दिया तो आपके लिए छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन हम इस देश के प्रति इतने, हमारे किसान को ये सच है, देश के प्रति इतनी वफादार है, वो आज भी ये कहता है कि बेटा अपनी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तू अपने तिरंगे के मान सम्मान के लिए सेना को दे, अपने देश की सीमाओं को देखेगा। आपने 26 जनवरी के अंदर भी देखा होगा, जितने हमारे सैनिक भाई थे उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और किसानों ने अपनी ड्यूटी निभाई। तो ये सत्ता को ये समझना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये जवान और किसान एक साथ खड़ा हो गया, तब आपको रास्ता कहां मिलेगा। अभी तो पूरे सैनिक हैं, सबके परिवार से कोई न कोई सेना में है, लेकिन दुर्भाग्य कि जो कौम, जिस कौम ने, मैं बुरे गौरव से कहता हूं क्योंकि मेरे खुद के दादाजी ईश्वर सिंह आजाद हिंद फौज थे, उन्होंने किस्से जो सुनाए थे, जिस कौम ने इस देश को आजाद कराया गया, अरे बेशर्मो तुमने उनको खालिस्तानी कहा, बड़े शर्म की बात है। लेकिन यह इतिहास भी गवाह है कि आजादी की लड़ाई भी पंजाब के धरती से शुरू हुई थी और ये किसान क्रांति भी पंजाब की धरती से शुरू हुई थी। तो यह भी निश्चित है कि पहले हमने भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे इन चोरों को, यह भी निश्चित है। पढ़ लेके आए। तो मोदी जी, आपको सीधी सीधी चेतावनी है, या तो 3 काले कानून आप शांतिपूर्वक वापस ले लें और एमएससी कानूनी दर्जा दे दें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द ये किसान कौम है, खेत में भी तो अपना काम करता है। यहाँ पर अगर साल भर भी रुकना पड़ेगा तो ये रुकेगा, इसकी आप ये परवाह मत, ये चला जाएगा। ये जब तक नहीं जाएगा, जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। ये घर से सोच के आया। मैं सभी अपने सैनिक साथियों की तरफ से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी रिटायरमेंट सैनिक है वो भी बढ़ चढ़ के आए, क्योंकि आप भी अब किसानी कर रहे हो। और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप किसान की लड़ाई नहीं, आप हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि हमारे पूर्वज आप हैं।
आपकी लड़ाई में हम हर समय आपके साथ हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।